नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्चिता और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया में। कभी कभी एक व्यक्ति के साथ नाइंसाफी पूरे देश के साथ गद्दारी होती है। कहानी है भारत के महान वैज्ञानिक और देशभक्त नाम्बी नारायणन जी की, जो गद्दार के रूप में नहीं मरना चाहते थे, जिन्होंने खुद की बेगुनाही के लिए 26 साल लड़ाई लड़ी। जी हाँ, नाम्बी नारायणन, जिन पर पाकिस्तान की जासूसी करने का आरोप लगाया गया, उन्हें जेल भेजा गया और फिर बाद में जब सच का खुलासा हुआ तो उनके देश प्रेम और महान वैज्ञानिक कार्यों के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित कर दिया गया। लेकिन क्या कोई उनके जीवन के उन 26 सालों को लौटा पाएगा जो उन्होंने अपने ऊपर लगे देशद्रोही के कलंक के साथ बिताए? क्या कोई उनके दर्द को समझ पाएगा? हाँ, आर माधवन ने नाम्बी नारायणन के दर्द, उनकी कहानी को दुनिया के सामने लाने की एक कोशिश जरूर की है। रहना है तेरे दिल में, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, तनु वेड्स मनु जैसी हिंदी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके आर माधवन फिल्मों से काफी समय से दूर थे, मगर आर माधवन अब लौट आए हैं और उनका ये कमबैक इतना पावरफुल है कि इस बार तो आर माधवन हर किसी की जुबान पर छा गए। वजह है उनकी फिल्म रॉकेटरी। ये फिल्म इसरो के पूर्व डायरेक्टर नाम्बी नारायणन की बायोपिक है, जिन्हें देश के गद्दारी करने के झूठे आरोपों में फंसाकर उनके जीवन के 26 सालों को उनसे छीन लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म को अनंत महादेवन और खुद आर माधवन ने डायरेक्ट किया है। इतना ही नहीं, फिल्म के डायलॉग भी आर माधवन ने लिखे हैं। बात अगर कास्ट की जाए तो इसमें आर माधवन लीड एक्टिंग कर रहे हैं और उनके साथ दिखेंगे सिमरन बग्गा। इस मूवी की खास बात ये है कि इस मूवी में हिंदी और इंग्लिश में जो गेस्ट अपीयरेंस होने वाला है उसमें शाहरुख खान दिखेंगे और तमिल वर्जन में आपको दिखेंगे साउथ के फेमस एक्टर सूर्या। आइए अब नाम्बी नारायणन की रियल लाइफ स्टोरी को आपके साथ रूबरू कराते हैं कि किस तरह एक निर्दोष देशभक्त को राजनीतिक साजिशों में फंसाकर देश का गद्दार घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, वो दौर था साल 1994 का, जब नाम्बी नारायण इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बतौर रॉकेट वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे थे। इसी साल भारत सरकार ने क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट की भी लॉन्च की थी। इसी प्रोजेक्ट की जानकारी भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को देने के झूठे आरोप में नाम्बी नारायणन को फंसा दिया गया था। आप जरा कल्पना कीजिए, आपके अंदर देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा हो और अचानक एक दिन आपके सामने आपके सपने चकनाचूर हो जाए। इसरो के वैज्ञानिक रह चुके नाम्बी नारायणन की जिंदगी में ये पल तब आया जब एक दिन केरला पुलिस के अधिकारी उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर ले गए और जेल में उन्हें एक टेररिस्ट की तरह यातनाएं भी दी। दोस्तों, नाम्बी उन महान लोगों में से रहे हैं जिन्होंने देश के लिए पैसों को भी ठुकरा दिया। कहा जाता है कि उन दिनों नाम्बी नारायणन को अमेरिका स्पेस एजेंसी यानी नासा में भी काम करने के लिए ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया और अपने देश भारत को चुना। लेकिन अपने ही देश की सरकार ने उन्हें पाकिस्तान का जासूस कह डाला। कहते हैं कि सत्ता की ताकत से कोई कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे देश को बर्बाद करना हो या देश को बनाना। ऐसे में सत्ता के सत्ताधारियों ने ही नाम्बी नारायणन को एक गलत आरोपों में फंसाकर उनके जीवन के 26 साल बर्बाद कर दिए। दोस्तों, ये बात है 1994 की, जब केरला पुलिस ने मालदीव में रहने वाली एक महिला मरियम रशीदा को पकड़ा और ये आरोप लगाया कि इसरो के वैज्ञानिक ने इसरो के सीक्रेट्स और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट की जानकारी पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों को भी बेचने की कोशिश की है। इसके बाद पुलिस ने क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट में काम कर रहे वैज्ञानिक नाम्बी नारायण और इसरो के डेप्यूटी डायरेक्टर डी शशि कुमारन को भी हिरासत में ले लिया। केरला पुलिस ने नाम्बी नारायण पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने मालदीव में रहने वाली मरियम रशीदा और फौजिया हसन को इसरो की गोपनीय जानकारी दी है। नाम्बी नारायणन ने पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश की कि उन्होंने
उन्होंने कभी पाकिस्तान से किसी भी मैटर में या इस मैटर में कोई भी बात नहीं की है। जिस क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट की जानकारी को लीक होने की बात की जा रही थी, वो प्रोजेक्ट अभी भारत में डेवलप ही नहीं हुआ। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान या कोई भी दूसरे देशों को ये टेक्निक हासिल भी हो जाती तो वो उसे ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ किसी ने नाम्बी की बात ही नहीं सुनी। केरल पुलिस ने उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। नाम्बी को 50 दिनों के लिए जेल की हिरासत में भी रखा गया। इन 50 दिनों में देशभक्त के साथ एक मुजरिम की तरह सलूक किया गया। उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ गया। बाद में इस मामले की जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के हाथों में सौंप दी गई। साथ ही CBI को भी इस मैटर में भी एंट्री मिली। 2 साल तक हुए इस जांच के बाद साल 1996 में CBI ने ये रिपोर्ट दी कि वैज्ञानिक पर लगाए गए आरोप सारे फर्जी है। कोई भी सीक्रेट किसी भी दूसरे देशों में नहीं बेचे गए। दोस्तों, CBI के रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्पेस प्रोग्राम को ध्वस्त करने की नीयत से नाम्बी नारायणन को झूठे केस में फंसाया गया था। दरअसल जांच में इस बात का संकेत मिला था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी इसके पीछे हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि केरल की तत्कालीन सरकार ने नाम्बी नारायण को अपना शिकार बनाया था। आपको बता दें कि उस वक्त भारत अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए सोवियत यूनियन, अमेरिका समेत अन्य देशों पर निर्भर था। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को भारी नुकसान होने का डर सता रहा था। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर नाम्बी नारायण के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत को अपना पहला क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट तो 15 साल पहले ही मिल गया होता और हमारा इसरो आज पूरी दुनिया में 15 वर्ष आगे होता। दोस्तों, कहा जाता है कि उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाकर देश को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया क्योंकि अमेरिका अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। अमेरिका के मना करने के बाद भारत ने रशिया से समझौता करने की कोशिश की। सोवियत रशिया ने 235 करोड़ की डील फाइनल होने भी वाली थी, लेकिन तभी अमेरिका की दबावों के वजह से रूस भी पीछे हट गया। इसके बाद नाम्बी नारायण ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वो और उनकी टीम इसी क्रायोजेनिक इंजन को बनाकर दिखाएगी। उनका ये मिशन सही रास्ते पे चल रहा था कि तब तक वो साजिश के शिकार हो गए। नाम्बी नारायण ने अपने साथ हुई साजिश पर रेडी टू फायर नाम की किताब भी लिखी है। दोस्तों, CBI की इस रिपोर्ट के आने के बाद से नाम्बी नारायणन समेत इस केस में सभी लोगों को रिहा कर दिया गया। लेकिन 1998 में केरला सरकार एक बार फिर से इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम्बी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने केरला सरकार को नाम्बी नारायण को 50 लाख मुआवजा देने का आदेश भी दिया। दोस्तों, साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने नाम्बी नारायण को बेकसूर तो बना दिया, लेकिन तब तक इस महान वैज्ञानिक और देशभक्त नाम्बी नारायणन देश की मीडिया और जनता की नजर में एक देशद्रोही और पाकिस्तान का जासूस ही बनकर रह गए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नाम्बी नारायणन को इसरो के डेस्क जॉब में लगा दिया गया और साल 2001 में उनकी यहां से रिटायरमेंट भी हो गई। इसी साल यानी 2001 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने तत्कालीन केरला सरकार को ये आदेश भी दिया कि वो नाम्बी नारायण को मानहानि के मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दे। साथ ही केरल हाई कोर्ट ने केरला सरकार को 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर पैसे देने का आदेश भी दिया। लेकिन साल 2012 में एक रिपोर्ट सामने आई जिससे ये बात पता चली कि केरला सरकार ने हाई कोर्ट के दिए गए आदेश का पालन नहीं किया। साथ ही SIT के अधिकारी CB मैथ्यूज, जिन्होंने नाम्बी के खिलाफ जांच की थी, उन्हें केरल के उस वक्त के सरकार ने बाद में DCP भी बना दिया था।
साल 2013 से नारायण ने न्याय के लिए लड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने 5 साल तक लगातार संघर्ष किया। तब जाकर साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने केरला राज्य सरकार को आदेश दिया कि वे वैज्ञानिक नाम्बी नारायण को मानहानि के मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए का भुगतान 8 सप्ताह के अंदर में ही कर दे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई और इस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो उन केरला पुलिस ऑफिसर्स की जांच करे जिन्होंने नाम्बी को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केरल सरकार ने मानहानि के तौर पर वैज्ञानिक नाम्बी नारायण को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान भी किया। दोस्तों, उस समय की सरकार की आंखों के सामने ये सब होता रहा और वो देखती रही। उस समय जिस महान देशभक्त साइंटिस्ट पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, उनके माथे पर गद्दार का ठप्पा लगा दिया गया, अब उसे हमारी करंट बीजेपी सरकार ने 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, इस तरह कई साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद महान साइंटिस्ट नाम्बी नारायणन को अपना सम्मान वापस मिला। अपने माथे पर लगे देशद्रोही के कलंक को भी मिटा दिया गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आर माधवन की रॉकेटरी फिल्म नाम्बी नारायणन की इस रियल स्टोरी को देश के हर घर तक पहुंचाएगी। इसलिए समय निकालकर आप भी आर माधवन की रॉकेटरी को देखने जरूर जाए, क्योंकि इस फिल्म में मिशन मार्स की परिकल्पना से लेकर नाम्बी जी के जेल के दिनों की हकीकत तक को दिखाया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट 5 भाषाओं में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज की गई है। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग थिंक टैंक इंडिया।